नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य से संबंधित वे सभी प्रश्न जो कि हमसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप देखेंगे कि करीब 100 सवा 100 ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। और ये वही प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में हमारे लिए कंफ्यूजन बन जाता है, हमारे लिए संदेह बन जाता है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग अपने 4 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरी व्याख्या के साथ हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जहां मैंने आपको 90 प्रश्नों को हल कराया है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 34 प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो चलिए एक एक करके उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 90 प्रश्नों को हल कर लिया है। 91 प्रश्न से शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा, माखन लाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा गया है। और अपने हिंदी साहित्य वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माखन लाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि रहे हैं और इनकी एक रचना है जिसका नाम है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 92वां प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। इसके बाद 93वां प्रश्न है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। इसके बाद 94वां प्रश्न है, पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है। इसके बाद 95वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। अब यदि आपने इतिहास पढ़ा है और वहां पे मौर्य काल में अशोक के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अशोक के जो अभिलेख थे वे 4 लिपियों में पाए गए हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा आरामाइक और चौथा यूनानी लिपि। अशोक के वे सभी अभिलेख जो कि भारत में पाए गए हैं, उन अभिलेखों की जो लिपि रही है वे ब्राह्मी लिपि रही है। और वे अभिलेख जो कि भारत के बाहर पाए गए हैं उन सभी अभिलेखों की जो लिपि रही है वो यूनानी, खरोष्टी और आरामाइक रही है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 96वां प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो विद्यापति जी की जो प्रसिद्ध रचना पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। और विद्यापति जी जो है इनको मैथिली भाषा का कोकिल कहा जाता है। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, उसका नाम है कीर्ति लता। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 97वां प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इसके बाद 98वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अब देखिए यहाँ पे यही प्रश्न है जो कि परीक्षा में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। अब जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो जहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यही प्रश्न है जो कि बार बार हमसे पूछा गया है। और एग्जामिनेशन हॉल में इन प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसको 2 से 3 बार पढ़ना और पढ़ करके उसे लिखने की आदत डालना। जब आप किसी चीज़ को लिखने की आदत डालेंगे ना, तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप लिखेंगे तो चौथे बार से आपको खुद आगे की चीज़ें याद आने लगेगी। और किसी भी चीज़ को लंबे समय तक और बिल्कुल क्लियरली उसको याद रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप उस चीज़ के बारे में 2 से 4 बार पढ़ें, उसको समझें और समझ करके लिखने की कोशिश करें। इस तरह से आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। और इस प्रक्रिया से मैं भी पढ़ता हूँ और चीज़ें मुझे ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है 99वां प्रश्न है और वो है, कबीर दास जी की भाषा क्या थी? तो कबीर दास जी की जो भाषा थी वे सदुक्कड़ीय भाषा थी। हम लोगों ने अपने हिंदी साहित्य वाले वीडियो में पढ़ा है कि कबीर दास जी जो हैं ये भक्ति काल से संबंधित रहे हैं। और कबीर दास जी जो इनकी जो रचनाएं रही है ये भक्ति से संबंधित न होकर के बल्कि धर्मोपदेश और दार्शनिक विचार पर आधारित रही है। और इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ीय भाषा है। आगे 100वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता कौन हैं?
तो हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता जो हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप देखेंगे पहले ही वीडियो में, हिंदी साहित्य की पहले वीडियो में मैंने बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का समय विभाजन किया है, और इन्होंने जो समय विभाजन किया है वो 1000 से किया है, और माना जाता है कि 1000 से ही हिंदी का सबसे व्यवस्थित और प्रमाणिक इतिहास यहीं से देखने को मिलता है हिंदी साहित्य का। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है गीत गोविंद किस भाषा में है? तो गीत गोविंद जो है वो संस्कृत भाषा में है। अब यहां पे मेरा एक प्रश्न है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे 102वां प्रश्न है लोक नायक किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को लोक नायक कहा जाता है, और आपको पता होगा कि रामचरितमानस तुलसीदास जी का ही है जो कि अवधी भाषा में है। इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे 103वां प्रश्न है जन्मेजय का ज्ञान यज्ञ किसकी रचना है? तो जन्मेजय का ज्ञान यज्ञ जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और जयशंकर प्रसाद जी जो है आपको पता होगा कि छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं उन 4 स्तंभों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान कवि हैं। आगे 104वां प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? तो श्रद्धा जो है ये कामायनी की जो रचना है, कामायनी जो रचना है इसकी ये नायिका रही हैं। अब आपको पता होगा कि कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और इस रचना में जो एक नायिका रही हैं वे श्रद्धा रही हैं। आगे 105वां प्रश्न है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले जो कवि थे वे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ये बंगाल से हैं, और इन्होंने ही आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया था, और इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आगे 106वां प्रश्न है प्रगतिवाद प्रयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। आगे 107वां प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। अब देखिए मैंने हिंदी साहित्य में हिंदी में जो प्रथम है फर्स्ट इन हिंदी एक वीडियो बनाई है, और उसमें मैंने आपको बताया है कि हिंदी का जो प्रथम गद्य है ना वे इन्हीं स्वयंभू जी का है, जिसका नाम है पौमचर्यू। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे 108वां प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक हैं? तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वे हैं लल्लू लाल जी, और लल्लू लाल जी हिंदी गद्यकार के प्रथम कवि हैं, पहले लेखक हैं। इसके बाद 109वां प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपको पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है चिदंबरा, उसे हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे 110वां प्रश्न है महाकवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो महाकवि बिहारी जो है ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्हें गागर में सागर कवि कहा जाता है। आपको पता होगा कि बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसका नाम है बिहारी सतसई, इसमें 719 दोहे हैं, अकेले पूरा गागर में सागर भर दिया इन्होंने, इसीलिए इन्हें गागर में सागर कवि कहा जाता है। आगे कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और यह एक महाकाव्य है। आगे 112वां प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? अभी मैंने आपको बताया कि बिहारी लाल जी को गागर में सागर कवि कहा जाता है, और इनकी एक मात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, और इस रचना के माध्यम से इन्होंने 719 दोहे इसमें लिखे हैं, और गागर में सागर भरने का कार्य इसी बिहारी सतसई में इन्होंने किया है। आगे देखते हैं 113वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो हैं वो हैं बंग महिला, और इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला कहा जाता है। आगे 114वां प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन जी की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कृति है, जो रचना है दो चट्टान, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार हमसे पूछा जाता है, किंतु इन प्रश्नों का हम
प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, जिसके कारण परीक्षा में ये प्रश्न हमारे लिए कन्फ्यूजन बन जाता है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, चीज़ों को बार बार पढ़ना और उसे लिखने की कोशिश करना। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसको लिख करके याद करना। और यदि आप इस तरह से किसी चीज़ को याद करेंगे तो लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और फिर कोई भी परीक्षा हो, जैसे ही आप परीक्षा में बैठेंगे ना, तो प्रश्नों को देखते ही आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहेगा कि आप तुरंत और बहुत आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 115वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ईदगाह जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। आगे 116वां प्रश्न है, महाकवि भूषण किस रस के कवि हैं। तो महाकवि भूषण जो है ये वीर रस के कवि हैं। आप देखेंगे कि महाकवि भूषण जो हैं ये रीतिकाल के कवि रहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वे शिवा बावनी, छत्रसाल, शिवराज भूषण, और अपनी रचनाओं में इन्होंने शिवाजी के बारे में, शिवाजी की वीर गाथा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है और ये वीर रस के कवि रहे हैं। आगे 117वां प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो कालिदास जी की जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका हिंदी अनुवाद करने का श्रेय राजा लक्ष्मण सिंह को जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। आगे 118वां प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, आपको पता है, और इन्होंने ही आनंद मठ का हिंदी अनुवाद किया है। आगे 119वां प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू जी को कहा जाता है और हिंदी का प्रथम ग्रंथ पयुम चरियु इन्हीं का है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे 120वां प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किस कवि का नाम लिया जाता है। तो इसका जवाब होगा सूरदास जी। आगे 121वां प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति के रचयिता कौन है। देखिए, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कि हम इन्हें ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में कई बार हिंदी साहित्य से संबंधित ये रहा है, ये पंक्तियां रही है और प्रश्न पूछा है, इसलिए मैंने उन पंक्तियों को भी ऐड करने की कोशिश की है, आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि यदि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप काफ़ी आसानी से इस प्रश्नों का जवाब दे सकें, इन प्रश्नों का आप जवाब दे सकें। तो इसकी जो रचयिता हैं वे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे 122वां प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्ति है ये इसके जो रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आपको पता होगा कि ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे जो वर्ण है इनकी आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार में आता है। और इसके जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे 123वां प्रश्न है, महाकवि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। तो महाकवि भूषण की जो कविता है इसका प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक, क्योंकि ये वीर रस के कवि रहे हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में शिवाजी के बारे में, शिवाजी की वीर गाथा के बारे में वर्णन किया है। और इस वीडियो का अंतिम और 124वां प्रश्न है, पंच परमेश्वर जो कहानी है इस कहानी के लेखक कौन हैं। तो इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। इस तरह से मैंने कुल करीब 124 प्रश्नों को आपको पूरी व्याख्या के साथ हल कराने की कोशिश की है, जो विभिन्न परीक्षाओं में, उन परीक्षाओं में जहां से हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार ये प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार अभ्यास करिएगा और लिख करके इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करिएगा। इस तरह से यदि आप किसी भी विषय को याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वे विषय ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और याद करने का किसी भी चीज़ को लंबे समय तक, इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।